नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम समझेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे रिवर्सिबल सेल इंजरी को, तो वैसे उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। यानी कि सेल में जब हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाता है, जब हाइपॉक्सिया कब डेवलप होगा? ड्यू टू इस्चीमिया डेवलप हुआ, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हुआ। तो ब्लड सप्लाई कम हुआ तो सेल को मतलब एक अमाउंट में वहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो सेल में क्या होगा? धीरे धीरे डैमेज स्टार्ट होता है। तो पहले आप रिवर्सिबल सेल इंजरी का वीडियो देखिए, उसको समझिए अच्छी तरह से, उसके बाद इरिवर्सिबल का देखिए, उसके बाद ही आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दोस्तों जो सबसे जो मेन चीज़ है, हम मेनली उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम रिवर्सिबल सेल इंजरी में हम आपको पहले ही बता दिए कि वहाँ पे सेल में स्वेलिंग होगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने लगता है ड्यू टू एसिडोसिस। तो वो सब वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे से आगे इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो इसमें और बता रहे दोस्तों, इसमें देखिए इसका कैरेक्टर बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो माइलिन फिगर्स है, ठीक है, माइलिन फिगर्स जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइलिन फिगर क्या होता है। ठीक है, तो माइलिन फिगर्स जो बनता है इसमें, तो इसका जो माइलिन फिगर का नंबर या फिर जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत एमॉर्फस बनता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है। माइलिन फिगर क्या होता है कि जो माइलिन फिगर जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, छल्ले छल्ले जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है? ये कैल्शियम और साथ में लिपिड का बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइलिन फिगर बोलते हैं। तो इसका अमाउंट जो है, इसका डेंसिटी एमॉर्फस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है, जो जिस सेल में इरिवर्सिबल सेल मतलब जिस सेल में इरिवर्सिबल इंजरी है। ठीक है, अब सेल जो है मरने के कगार पे आ गया है। तो ये तो बात हो गया माइलिन फिगर्स का। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी में, मतलब एमॉर्फस जो यहाँ पे पार्टिकल आपको डिपॉजिट मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी डिस्कस किए थे दोस्तों, और इसके अंदर लार्ज मतलब ये एमॉर्फस डेंसिटी मिलेंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो इसका मेन है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, वो है दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, वो है न्यूक्लियर चेंजेस। ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस यानी कि आप न्यूक्लियर चेंज को देख के ही बता सकते हैं कि इस सेल के अंदर जो है इरिवर्सिबल चेंज आ रहा है। यानी कि ये सेल अब कभी भी दोबारा से अपने नॉर्मल स्टेज में नहीं आ पाएगा, ये सेल अब मरने के कगार पे आ चुका है। तो ये बोलते हैं न्यूक्लियर चेंजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए न्यूक्लियर चेंजेस में क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है जो दोस्तों, वो होता है पिक्नोसिस। क्या होता है? पिक्नोसिस। दूसरा होता है कैरियोहैक्सिस। ठीक है, और तीसरा होता है कैरियोलिसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पिक्नोसिस का मतलब होता है दोस्तों कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि देखिए नॉर्मल पहले जो सेल था, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। अब जब इसमें पिक्नोसिस हो गया तो ये डीएनए जो है कंडेंस होकर एक जगह न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा हो जाए, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिक्नोसिस, या फिर इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, या फिर क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो गया। उसके बाद इसमें हो गया कैरियोहैक्सिस यानी कि फ्रैगमेंटेशन यानी कि जो आप डीएनए है जो कंडेंस हो गया, अब वो क्या होगा? धीरे धीरे फ्रैगमेंट बनने लगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होने लगा, न्यूक्लियस के अंदर फ्रैगमेंटेशन, या फिर न्यूक्लियस का ही फ्रैगमेंटेशन होने लगा। उसके बाद होता है इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए कैरियोलिसिस का मतलब क्या होता है? तो कैरियोलिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूक्लियस है अब ये डिसॉल्व होने लगा। ये अब न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन होके
कुछ ऐसा दिखने लगा हमको। ये जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोलिसिस, यानी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। तो पहला प्रोसेस होता है दोस्तों पिक्नोसिस, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है कैरियोहेक्सिस और तीसरा होता है कैरियोलिसिस। पिक्नोसिस में कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, कैरियोहेक्सिस में फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोलिसिस में डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है यहाँ पे न्यूक्लियर। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर चेंजेस के बाद जो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है इरिवर्सिबल सेल इंजुरी के अंदर, वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज, ठीक है। लाइसोसोम का जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। वो जैसे ये सेल है और सेल के अंदर ये मान लीजिए लाइसोसोम्स है, तो लाइसोसोम फट जाता है और जितना भी इसका एंजाइम होता है वो रिलीज होकर क्या करता है, सेल को डिसॉल्व करने लगता है। सेल को मतलब डिसॉल्व करने लगेगा और सेल यहाँ से ही मतलब पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने लगेगा। सेल का जो मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी हाइड्रोलेज, जितने भी एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर जो कि डिसॉल्व कर सकता है एक सेल को, वो पूरी तरह से अपना कोशिश करता लाइसोसोम कि वो सेल को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गया लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट होता है वो होता है मेम्ब्रेन रप्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो अब देखिए ये अब सेल कैसा रह गया, ये सेल कुछ ऐसा आप माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा। अब जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहा तो सेल का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अब सेल के अंदर के जितने भी मटेरियल है वो सब ऊज आउट हो जाएंगे, सब बाहर निकल जाएंगे। तो इसके साथ साथ सेल अब पूरी तरह से डेड हो गया। सेल जो है यहाँ पे या जो टिश्यू में ये प्रोसेस हो रहा है वो पूरी तरह से डेड हो चुका है, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन ही रप्चर कर चुका है। सेल का जो मेम्ब्रेन है मेनली जो कि बाउंड्री होता है वो खुद रप्चर कर गया, और सेल के अंदर जो भी मटेरियल था, जो भी एंजाइम था, जो भी ऑर्गेनेल्स था, वो सारे क्या करेंगे, ऊज आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंजाइम जो भी सेल के अंदर थे वो क्या हो गए, ऊज आउट यानी कि बाहर की तरफ निकल गए। एंजाइम हो गया, या फिर हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल्स लिख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स भी लिख सकते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी तो बाहर निकल रहे हैं सेल से, क्योंकि अब तो सेल का मेम्ब्रेन ही टूट गया, सेल का बाउंड्री टूट गया। तो अब ऐसे कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन में एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ब्लड में, अब देखिए ये क्या होता है, अब सुनिए, ये एंजाइम जो है ये रिलीज होकर कहाँ जाएगा, इंट्रासेलुलर स्पेस में। कहाँ जाएगा, इंट्रासेलुलर स्पेस में, ठीक है। अब इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, यानी कि इनडायरेक्टली ये जो एंजाइम है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड के अंदर। अब जैसे ही ये ब्लड के अंदर एंजाइम पहुँचेगा तो आप एक बात बताइए, क्या हम ब्लड का कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करके हम वो बता सकते हैं ना कि वो कौन सा एंजाइम ब्लड में प्रेजेंट है। जैसे कि हम आपको बात बताते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में एक एंजाइम होता है, मतलब जैसे कि हार्ट का मान लीजिए जो मसल्स है, जो सेल्स है वहाँ पे हाइपॉक्सिया डेवलप हो गया, वो सेल वहाँ का डेड कर गया। तो जैसे ही डेथ करेगा तो वो क्या करेगा, अपना एंजाइम रिलीज करेगा, कहाँ पे, ब्लड में रिलीज करेगा। और हम ब्लड का सैंपल लेकर मतलब टेस्ट करेंगे लैब में, तो पता चला कि वो एंजाइम हमको मिला। तो उस एंजाइम से हम क्या पता लगा सकते हैं कि यानी कि हार्ट में अटैक हुआ है, या हार्ट का मसल्स रप्चर हुआ है, या हार्ट में जो सेल है वहाँ पे हार्ट का मसल्स का डेथ हुआ है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मार्कर एंजाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्कर एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम हमारे ब्लड में मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि ये एंजाइम की वजह से ये ऑर्गन या ये टिश्यू डेथ कर रहा है, या यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। जैसे कि हम कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे। जैसे कि एक एंजाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर एंजाइम है दोस्तों, ट्रोपोनिन टी, या फिर हम इसको बोलते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन, ठीक है, कार्डियक ट्रोपोनिन, या फिर हम इसको ट्रोपोनिन ट्रोपटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम जो है ये क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम जब ब्लड में मिलेगा, ठीक है, जब भी आपको ब्लड में मिलेगा तो आप ये समझिए कि उस पर्सन को क्या हुआ है,
हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक तो बोलचाल की भाषा है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे पेशेंट का जो हार्ट है, उसका जो मसल्स है, हार्ट का मसल्स, वो क्या कर रहा है, डेथ कर चुका है, वो डेथ कर गया। डेथ करने के बाद ही तो वो एंजाइम रिलीज कर रहा है। जो हार्ट सेल है, हार्ट सेल के अंदर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रोपोनिन टी या फिर कार्डियक ट्रोपोनिन पाया जाता है। अब वो सेल क्या हुआ, डेड कर गया, मर गया वो सेल, और मरने के बाद क्या, उसका जो मेम्ब्रेन बाउंड्री था वो टूट गया, और वो जो ट्रोपोनिन टी एंजाइम रखा था अपने अंदर, वो रिलीज कर दिया ब्लड में। और जैसे ही ब्लड में रिलीज किया तो हम ब्लड को टेस्ट किए कि आखिर ये पेशेंट मरा कैसे। तो जब ब्लड टेस्ट किए तो उसमें हमको ट्रोपोनिन टी मिला, तो पता चला ओ इसको तो हार्ट अटैक आया था, ये इसको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन बोलते हैं। दूसरा एंजाइम, ये तो पहला एंजाइम हो गया दोस्तों। दूसरा लाइपेज बोलेंगे, ठीक है। लाइपेज या फिर अमाइलेज एंजाइम भी मिलता है, अमाइलेज ब्लड के अंदर। तो इससे हम पता लगाते हैं कि पैंक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर पैंक्रियाटाइटिस जिसको बोलते हैं, यानी कि पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियाज से रिलेटेड इन्फेक्शन है, या पैंक्रियाज में इन्फेक्शन है, या दूसरा कोई कंप्लेन है पैंक्रियाज में, यहाँ पे टिश्यू पैंक्रियाज का डेथ हो रहा है, पैंक्रियाज का टिश्यू का डेथ हो रहा है, या पैंक्रियाज का सेल्स का डेथ हो रहा है। तो इससे हम लाइपेज या फिर अमाइलेज एंजाइम से पता लगाते हैं। थर्ड दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्कर एंजाइम है जिसको हम आप से शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिसका नाम है दोस्तों SGPT, ठीक है। SGPT, ठीक है। SGPT का दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सीरम ग्लोब्यूलिन पायरुविक ट्रांसअमीनेज, ठीक है। सीरम ग्लोबुलिन पायरुविक ट्रांसअमीनेज, इसको बोलते हैं SGPT, ठीक है। आप देखे होंगे कि जब भी लिवर से रिलेटेड आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि SGPT टेस्ट कराइए, या फिर SGOT भी होता है, SGOT। तो SGOT को क्या बोलते हैं, सीरम ग्लोब्यूलिन ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज, इसको क्या बोलते हैं, SGOT। ये भी ब्लड में मिलता है। जब SGPT या SGOT दोनों में से कोई एक एंजाइम हम, या फिर दोनों एंजाइम जो हमारे ब्लड में मिलेगा, तो इससे हम पता लगाएंगे कि लीवर का इन्फेक्शन है, यानी कि लीवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, या फिर हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा कोई और भी कंप्लेन है लीवर का। यानी हम इससे ये भी पता लगाते हैं कि लीवर कितना डैमेज है, मतलब ज़्यादा इसका केस आ रहा है, SGPT का जो अमाउंट है या फिर जो क्वांटिटी है बढ़ा हुआ आपको ब्लड में मिलेगा, तो इससे लीवर का इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। तो हम आपको 3 एंजाइम दोस्तों मेनली डिस्कस किए, कौन कौन सा, ट्रोपोनिन, लाइपेज और तीसरा SGPT SGOT। ये तीनों मार्कर एंजाइम है। ये तीनों कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए काम करते हैं, ट्रोपोनिन जो है मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के लिए, हार्ट अटैक में इसको चेक किया जाता है। लाइपेज या अमाइलेज जब ब्लड में मिलता है तो इससे पता चलता है कि पैंक्रियाज का कोई इन्फेक्शन है, और SGPT या फिर SGOT जब ब्लड में मिलता है तो लीवर का इन्फेक्शन, इससे पता चलता है कि लीवर में कितना इन्फेक्शन है, या फिर लीवर सिरोसिस हुआ है या हेपेटाइटिस हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी का समझ में आया होगा। एक और बात बता दें दोस्तों, अब देखिए सेल का डेथ हो चुका है। अब सेल का डेथ कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। ये बात तो आपको बताना भूल गए। या तो सेल में डेथ पहला जो होगा नेक्रोसिस से होगा, या फिर दूसरा होगा एपोप्टोसिस। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों, तो हम पहले नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे, फिर एपोप्टोसिस को डिस्कस करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि कौन से मेथड से सेल का डेथ हो रहा है। सेल का डेथ तो हो चुका है, अब डिसाइड ये करना है कि सेल कैसे मरा है, नेक्रोसिस से मरा है या एपोप्टोसिस से मरा है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।